Yes, hello to everyone. I welcome you all to this new session on Daily News Digest, जिसमें आज 15th of October का पेपर हम डिस्कस करेंगे. We are going to discuss various newspapers and उसमें से जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लगेंगे, we are sharing those articles with you all. And इसमें हमारा एजेंडा है कि आप लोग समझ पाएं कि आर्टिकल्स को डिसाइफर कैसे करना है एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. So I'm starting with the first article, which I think is very important from your exam perspective. That is THAAD. What is this THAAD? Terminal high air altitude defense. This is very much is in the news because Israel और लेबनान का, इसराइल और पैलेस्टीन का, इनका इशू अभी काफी लंबे समय से, लगभग एक साल हो गया ये न्यूज में रह रहा है. And US has raised a lot of concerns related to this. Why is this specifically significant? और क्यों अभी यूएस ने इसराइल को सपोर्ट करने के लिए थार्ड बैटरी सिस्टम भेजा है, उस सेंस में ये इंपॉर्टेंट. अब ऐसा नहीं है कि थार्ड को पहली बार डिप्लॉय किया गया है. दिस वाज वेरी मच इन द न्यूज 10 years बैक एज वेल, बिकॉज इसराइल एंड इट्स कॉन्फ्लिक्ट्स विद ऑल द मेजर अरब पावर्स इज अ टाइम टेस्टेड इशू ऑफ सॉर्ट. तो पहले भी रहा है, पहले भी यूएस ने हेल्प किया था, एंड दैट इज व्हाई दिस आर्टिकल हैज बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम अवर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव. यूपीएससी कई बारी बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन इस पे पूछ लेती है. तो थर्ड है क्या? इट बेसिकली इज अ बैटरी विच कंसिस्ट ऑफ 95 सोल्जर्स, 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर. ये सब टेक्निकल डिटेल्स याद करने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि अल्टीमेटली इट्स इंटेंट इज एक शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लिमिटेड इंटरमीडिएट रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनको रोकने की कोशिश करता है जो इनसाइड और आउटसाइड द एटमॉस्फेयर आती है. अब कोशिश, ये बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम है, तो अग्रेशन नहीं करेगा. ये कोशिश करेगा कि अगर ईरान फॉर एग्जांपल की तरफ से कोई मिसाइल आ रही है तो उसको रोक भी ले और इसको बीच में इंटरसेप्ट भी कर. तो दैट इज द इंटेंट ऑफ थर्ड. कहीं ना कहीं ये अपने आप में जो पेट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उससे कुछ हद तक एडवांस है. एंड दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय अ यूएस बेस्ड कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन. तो अगर चाहें तो ये नाम भी याद रख सकते हैं. यू नेवर नो, यूपीएससी माइट आस्क दिस एज वेल. So this is something about THAAD, and ultimately US is a time-tested ally of Israel. So there have been certain deployments which US has done in Israel, ताकि कभी भी कोई एग्रेशन हो तो उसको आसानी से टैकल किया जा सके. तो उस सेंस में ये आया है. तो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर वन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम. तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पीएलआई स्कीम इज अ वेरी इलाबोरेट स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पे काफी पुश किया जाता है. इस आर्टिकल में ट्रांसमिशन सप्लाई चेन, पावर ट्रांसमिशन जो है उस पर बात हुई है. तो इन दैट सेंस दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट. अगर मैं इसको बारीकी से डिसाइफर करूं तो इसमें कुछ एजेंसीज के भी नाम लिखे हैं. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, राइट. तो दीज आर दी कीवर्ड्स और टर्म्स, दी एजेंसीज और आइडेंटिटीज जो कि आपको शायद याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है. प्लस यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट करके एक इकोनॉमी का टर्म दिया हुआ है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है एंड हाउ दिस पर्टिकुलरली इंक्रीजेस. तो कंसिडरिंग दीज कीवर्ड्स इन माइंड, आई थिंक दिस आर्टिकल हैज सम वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि कैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की जरूरत है, जिससे जो पावर सप्लाई चेन है, वी हैव अ नेशनल ग्रिड, एंड उस ग्रिड को कहना चाहिए कि हमने डिसेंट्रलाइज करके रखा है. ये इंश्योर किया जाए, ये कोशिश की जाए कि इसका यूटिलिटी सभी को मिल सके, राइट. एंड कोई पावर लोड फेलियर इस तरह का कुछ होता है तो उसको आसानी से टैकल किया जा सके. फॉर दैट वी नीड इफेक्टिव स्टेप्स या एक्शन. तो उस सेंस में दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट. एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कुछ दिखाना चाहूंगा इसी इन्हीं आर्टिकल्स में से. पहला जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो कि थर्ड के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, that is what exactly is THAAD, which is sometimes seen in the news. So this is not for the first time that THAAD is coming to action. It has already been there before and पहले भी रहा है और यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है. फिर एक क्वेश्चन 2021 के मेंस में यूपीएससी ने पूछा था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है एंड हाउ इज इट टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम इन दी वर्ल्ड. ठीक है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है. But it's important that whenever you come across our latest advanced military technology, you give due weightage and attention to that because it can be asked and has been asked in previous year questions. So this सर is, थर्ड से yes, सर थर्ड से भी क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में क्या? सर थर्ड का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है ये, जो प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा है. एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को इस तरह के जो स्पेसिफिक इंटरवेंशन है उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछे जाने की फ्यूचर में भी संभावना रहेगी. तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट कन्हैया सर टू टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड.
थैंक यू सर। होप माय स्क्रीन इज विजिबल। सर, आज के जो दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एडिटोरियल से लिए हमने द हिंदू के, इसमें जो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है विच इज, सो फर्स्ट थिंग दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी। तो जो गिग वर्कर्स हैं उसकी डेफिनेशन को लेके क्या क्या इश्यूज हैं इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तीन चार चीजें जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग कि क्या डिफरेंस है सोशल सिक्योरिटी जो गिग वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती है और अदर जो फॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसका डिफरेंस यहाँ पर मेंशन है, वो पढ़ना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर लेबर कोड्स के बारे में दिया गया है। फोर न्यू लेबर कोड्स जो 2019 और 20 में आए थे, तो उसके बारे में स्टूडेंट को रीड करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पर। इसके साथ साथ अब देखा जाए तो जो कुछ कुछ चीज़ें लेबर कोड में मेंशन है जो गिग वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो यहाँ पर मेंशन है। देन गिग वर्कर को कैसे उसको एज ए सबसेट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर कंसिडर किया गया है, वो यहाँ पर मेंशन है। डेफिनेशन के ऊपर क्या क्या इश्यूज हैं उस पर यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जिसमें बोला गया है कि अंडर दिस सोशल सिक्योरिटी कोड जहाँ पर ये गिग वर्कर्स मेंशन है उसमें उसको आउटसाइड रखा गया है ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से। तो कैसे उसको आउटसाइड रखा गया है, उस एक्सक्लूजन की वजह से क्या इश्यूज आए हैं, तो वो यहाँ पर मेंशन है, जो स्टूडेंट को रीड करना चाहिए। यू कैन सी द हाईलाइटेड पार्ट। इसके अलावा यहाँ पर सर देखा जाए तो सोशल सिक्योरिटी कोड इम्पोर्टेंट हो जाता है, और कैसे ये रियल एम्प्लॉयमेंट, गिग एम्प्लॉयमेंट में या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्रिएट करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर दिया गया है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जो हैं लोग, उनको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, क्या क्या जैसे फॉर एग्जांपल 26 वीक्स ऑफ पेड लीव यहाँ पर मेंशन है। इंटायर पीरियड ऑफ मैटरनिटी अंडर दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो एक ये जो दिया जाता है जो गिग वर्कर्स के लिए नहीं है। ये इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी का कवरेज है, और जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है। तो ये अल्टीमेटली आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि क्यों ना जो गिग वर्कर्स हैं उनको भी हम इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी के अंडर में लेके आ जाए। तो इसके बारे में यहाँ पर देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज यहाँ पर मेंशन है। तो जो कोर इशू है इसमें आप देखोगे कि वाई देर इज अ नीड टू क्रिएट दिस सो कॉल्ड एग्रीगेटर्स। हम एग्रीगेटर्स के अंडर में गिग वर्कर्स वर्कर्स को क्यों रखते हैं, क्यों ना हम उनको वही जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई डेफिनेशन होती है उसके अंडर में रखें। तो ये कुछ इश्यूज इसमें डिस्कस किए हैं। इसके क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल लेबर कोड के ऊपर आ सकते हैं। अदर दूसरे तरीके से देखें तो एक ई श्रम पोर्टल यहाँ पर मेंशन है, गवर्नमेंट स्कीम है, इसके ऊपर इस पोर्टल के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इस आर्टिकल से आ सकते हैं। सर ये तो लेबर कोड, ये जो बिल है, इस पे कैसे मतलब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इस पे आप अगर लाइट डाले तो। जी सर, इसमें सर जो कुछ क्वेश्चंस मैं दिखा सकता हूँ जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। लेबर कोड पे डायरेक्टली नहीं है बट ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये 2019 का प्रीलिम्स का पेपर है। इसमें एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 60 इट इज आस्किंग अबाउट दिस इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल रूल 2018 विच इज एन अमेंडमेंट रूल। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स। इसके अलावा लेबर कोड की बात करें तो मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे इसी साल के मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फोर लेबर कोड्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो व्हाट हैज बीन द प्रोग्रेस सो फार इन दिस रिगार्ड। तो इस टाइप के आर्टिकल्स जो हम बात करते हैं तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में डीमेरिट्स में लिख सकते हैं कि लेबर कोड्स के डीमेरिट्स क्या हैं, जिसमें हम कैसे वो उसको गिग वर्कर्स को इनफॉर्मल सेक्टर में कंसिडर करता है। और सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कोड जो है वही गिग वर्कर्स को कंसिडर करता है। तो बाकी सारे कोर्ट्स में वहाँ उनका गिग वर्कर्स का कोई मेंशन नहीं है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर डीमेरिट्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये आर्टिकल हेल्पफुल होगा। सेकेंड आर्टिकल जो रहेगा वो है फ्रॉम द सेम न्यूज पेपर, इट इज अबाउट दिस ब्लू प्रिंट फॉर सेफगार्डिंग चिल्ड्रन। ये रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है, उसके ऊपर क्वेश्चन है जो रिगार्डिंग दिस राइट्स फॉर चिल्ड्रंस या फिर सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रंस उसके ऊपर है। जिसमें ऑनलाइन कंटेंट जो पोर्नोग्राफी है उसको हम किस किस को फॉर एग्जांपल जस्ट डाउनलोडिंग है पोर्नोग्राफी रिलेटेड टू चाइल्ड पोर्न, सो उसको हम ऑफेंस मानते हैं कि नहीं मानते, उसके ऊपर एक इशू क्रिएट हुआ था जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने पहले बोला था कि मियरली डाउनलोडिंग और वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी नॉट अ क्राइम। उसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसने बोला है कि इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ क्राइम। सो मेकिंग डाउनलोडिंग एंड स्टोरेज ऑफ सच मटेरियल एन ऑफेंस, also mandated a comprehensive framework to combat this child sexual exploitative and abuse material
and place strict responsibility on social media intermediaries to comply with Indian laws. तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। सो कंटिन्यूइंग दिस पार्ट, ये जो पार्ट है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो चीजें मेंशन, फॉर एग्जांपल स्टेप्स दे रखी है कि इस टाइप के क्राइम जो CSEAM के अंडर में आते हैं, जहाँ पर ये टर्म मेंशन है। और एक और चीज यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रोटेक्शन चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो जो पॉक्सो एक्ट है 2012, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें यहाँ पर देखा जाए तो स्टेप्स दे रखे हैं। ये स्टेप्स स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर लेना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स हैं टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ मीनेस। तो ये कैसे हो सकता है, तो फर्स्ट यहाँ मेंशन है साइबर क्राइम शुड बी एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द इंडियन लॉज। एक ये हो गया। सेकंड स्टेप यहाँ पर मेंशन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर रिपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ क्राइम। थर्ड जो है, इंडिया शुड एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल दिस फॉरेंसिक लैब इक्विप्ड विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी। क्योंकि इस टाइप के इश्यूज को लेके कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसके रिगार्डिंग ये थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन है, जिसमें डेटाबेस बनाया जाए ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स, और इस टाइप के ऑफेंडर्स को बार किया जाए फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस। तो ये कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस आर्टिकल में इतने ही टेक अवे हैं। आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट गनीशा टू कंटिन्यू द डिस्कशन। थैंक यू। Thank you, sir. I also have a couple of topics from the today's newspaper. वो है कि पेरीमोर सीरीज को आप जरूर पढ़िए। मिलियन एक्शन पीपल डेटा दिया है UNWFP ने। तो इस तरह का डेटा आप अपने मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको जो नोट डाउन करना है, एक तो ये कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, इसमें इंडिया की रैंकिंग भी मेंशन्ड है यहाँ पर। और दूसरा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के डेटा पब्लिश करती हैं। ऑलरेडी प्रीलिम्स में कई बार इस तरह के डेटा पूछा जा चुका है कि वो डेटा या इंडेक्स या इंडाइसेस दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा पब्लिश कर रही है। तो आप वो नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, दूसरी एक और चीज आप यू कैन नोट डाउन ओवर हियर दैट different terms had been used in this article like undernourishment, under nutrition, child wasting, child stunting। इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं उसकी भी डेफिनेशन और मीनिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि फूड स्पीड बिल से क्वेश्चन आया। ये सब तो सर किस बोर्ड ने ये इसको SDG रखेंगे? 2 में भी आएगा और SDG 3 में भी आएगा, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट टारगेट है इंडिया के लिए। और वन मोर थिंग दैट यू कैन नोट डाउन ओवर हियर दैट व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस द हंगर इन इंडिया। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली सरकार ने पोषण अभियान 2.0 लॉन्च किया था। इसके अलावा भी कई सारे इनिशिएटिव्स हैं लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, मिशन इंद्रधनुष है, और तो यू कैन आल्सो कवर दैट थिंग एज वेल। Moving on to the next topic of the day, that is about the stubble burning. So ये काफी प्रॉमिनेंट टॉपिक हो जाता है अक्सर अक्टूबर और नवंबर के बीच में, बिकॉज यही वो टाइम होता है जब स्टबल को बंद किया जाता है पंजाब और हरियाणा में। You can know more about the stubble burning, what are the causes, what are the alternative, what are the initiative taken by the government। यहाँ पे एक टर्म और लिख रखा हुआ है जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके बारे में भी पढ़िएगा कि ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके फंक्शनिंग्स क्या हैं। बेसिकली इट इज अ नोडल बॉडी टू मैनेज द पोल्यूशन इन द NCR रीजन। इसके और जो इनिशिएटिव्स हैं यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दैट। ओके, इस पे भी एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। 2013 में क्वेश्चन, सॉरी 2015 में क्वेश्चन आया था जो डायरेक्टली दिल्ली के पोल्यूशन से रिलेटेड था, और इस तरह के क्वेश्चन आते रहे एग्जाम में। ओके, so that's it from my side. Now I like to invite Gaurav sir to take the discussion forward. Thank you, sir. So today I have two articles to discuss from today's edition of Indian Express, and both of these article pertains to your economic study and GS3 paper. So first article is regarding the consumer price index and WPI, the wholesale price index. So there are 3-4 takeaways that student can extract from this article. First is like what is difference between CPI and WPI. कि CPI और WPI के baskets कौन कौन से हैं, मतलब in the CPI how many baskets of goods are there, and in WPI there are like 3 primary baskets like primary article manufacturing, किसका कितना weightage है in both in like CPI and WPI, they should note it down. Second is like there is a mentioning of term like ये जो food and beverages है
that makes the largest chunk of CPI, यानी 45.86% जो CPI का है, that is comprised of food and beverages. So if there is like a surge in the prices in this food and beverages, तो inflationary pressure आता है CPI पे. Then there is a mentioning of like headline inflation and core inflation. They should know the difference between what is the headline inflation and the core inflation. So your CPI is like a benchmark for your headline inflation, and the core inflation excludes the volatile items like these food items and crude oils from the inflation measure, and that is a core inflation. तो इनका क्या difference है, they should know. And then there's the mentioning like कि inflation को target करने के लिए what the steps RBI take, RBI कैसे how stem the money supply chain को कैसे वो रोकता है to stop the inflationary pressure, और जो MPC है it has been formed to like target the inflation, उसका band क्या है 4 to like 4 plus minus 2% है, तो it has breached that mark. ये जो अभी जो inflation का figure आया हुआ है. So these are like the basic takeaways from this article. Moving to the next article is from the economic point of view very important, and it is like 30 more companies show interest in third round of PLI scheme. So for this, Sir Mustafa sir has talked about the PLI, but they should know that production linked investment scheme hai kya, what is it, and how many sectors are in this scheme. तो पहले when it was announced in 2020 there was only 3 sectors. Now it has like 14 sectors in it. ठीक है, 14 सेक्टर. इसका मेनली व्हाट इज द लाइक पर्पस ऑफ दिस PLI scheme. So the purpose of PLI scheme is mainly to augment India manufacturing capacities. It is in alignment with India's manufacturing policy, which India want to like contribution of manufacturing to 25% of the GDP. And then like ये PLI इसमें mention है white goods. What is like white goods and brown goods, वो सब उनको जानना चाहिए स्टूडेंट को. And like PLI का ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. लाइक PLI scheme can augment India's employment generation. It can augment the MSME sector. So it has a large potential to augment the India's manufacturing growth. It can be engine driver of growth for your like manufacturing sector. So this is a basic takeaway from this article. Yes, गौरव sir. सर, एक्चुअली यू आर Sir. टॉकिंग अबाउट व्हाइट गुड्स. क्या आप बताएंगे ये होते क्या है व्हाइट गुड? So white goods and brown goods are like categorization of industries. So ये जो household goods होते हैं जिसमें बड़े like big consumers items हैं like refrigerators, ACs, washing machines, इनको white good कहा जाता है. और ये जो छोटे consumable item होते हैं like oven हो गए या television हो गए, DVD players हो गए, these are like brown goods. So question can be asked like कि white goods और brown goods के categorization के बीच में UPSC can for my question. So it's very important to know about the categorization of industry from this point of view. Now, from here comes the end of my part. Now I'll invite Manish sir to take this discussion forward. Thank you, Kanaya sir. I have 2 articles. The very first article that I'm going to discuss is from Mint. ये today's edition में है Mint की. And this article is talking about a new term that is in news, and the new term is class action. ये क्यों है? क्योंकि recently जो minority stakeholders थे जिंदल पॉली फिल्म्स के, उन्होंने फाइल किया है क्लास एक्शन लॉ अगेंस्ट द फिल्म. प्लस अभी जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने सोकॉल्ड नोटिस जारी किया है ओला में, जिसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स ने अराउंड 10,000 ओला के कंज्यूमर्स ने इसी CCPA को अप्रोच किया था बिकॉज ऑफ वेरियस इरेगुलरिटी एंड मिस इन्फॉर्मेशन दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय द ओला इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें जो पहला टेक अवे 3-4 टेक अवे है कि टेक अवे, जिसमें पहला है कि व्हाट इज दिस टर्म क्लास एक्शन. तो ये क्या होता है? इट इज ए लीगल मैकेनिज्म. वहां पे क्या होता है कि a group of people with similar grievances can file a single case against a party, है ना. तो ये होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे पीए ये होता है कि एक टर्म है ग्रुप ऑफ पीपल डायरेक्टली अप्रोच कोर्ट अंडर ए सिंगल लॉ अंडर दिस. तो इसको कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स में जो फॉर्मल वे में लागू किया गया था, इसको किया गया था थ्रू अंडर सेक्शन
245 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, और इसमें जो एडजुडिकेशन का प्रोसेस है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के द्वारा किया जाता है। तो ये तीन की टेक अवे है यहाँ से कि पहला कि ये होता क्या है, इसको फॉर्मलाइज कैसे किया गया कॉर्पोरेट गवर्नमेंट में, और तीसरा कि इसका एडजुडिकेशन कहाँ से होता है। प्लस इसके बाद इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये लॉसूट्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और फिर कंपटीशन एक्ट में भी है, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में भी इसका एप्लीकेबिलिटी पाई जाती है। प्लस द अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल इज कि व्हाई इट इज ग्रोइंग इन इंडिया। रिसेंटली ये ग्रो कर रहा है बिकॉज, तो इसमें हाईलाइट किया गया है कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है related to that things through various social media and other information channels, जिस कारण से लोग प्रोएक्टिवली इसको यूज कर रहे हैं। The second article is Sir, about that recent Sir, statement before of like RBI Yes. before like moving to next article, can you elaborate a bit about Central Consumer Protection Authority? एक्चुअली ये जो अथॉरिटी है सेंट्रल लेवल पे है, जो कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट जो कंपनीज करती हैं जो कंज्यूमर को इम्पैक्ट कर सकती है। ओके, the very next article is related to the statement of RBI governor related to AI use, large scale AI use, और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि लार्ज स्केल यूज ऑफ एआई में इम्पैक्ट इट विल लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क। उन्होंने तीन कंसर्न्स यहाँ पे हाईलाइट किया। जो पहला है कि जो एआई की कंपनीज हैं जो इस सर्विस को ऑफर करिए, दे आर लिमिटेड। तो in case if any sort of disruption is happening with those company, तो that disruption may disrupt the entire financial sector। तो ये जो मोनोपोली है स्मॉल नंबर ऑफ कंपनीज का, ये कंसर्न है इनका पहला। दूसरा इन्होंने हाईलाइट किया कि एआई इंट्रोडक्शन में ब्रिंग न्यू वल्नरेबिलिटी सच एज इंक्रीज केसेस ऑफ साइबर अटैक एंड डाटा ब्रीच का, यहाँ पे केसेस बढ़ सकती हैं। और तीसरा इन्होंने ये कहा है कि जो ये ओपेसिटी वाला नेचर है इसके काम करने का, बिकॉज ऑफ दैट वी कैनॉट ऑडिट कि कैसे ये काम करता है, और कोई इरेगुलरिटी होती है तो हमें ऑडिट करने का स्कोप नहीं रहता है इस केस में। तो ये तीन कंसर्न्स इन्होंने हाईलाइट किया है। दोनों ही आर्टिकल न्यू है, इसलिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं है, बट प्रोबेबल हो सकता है क्योंकि एआई इज ए काइंड ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी और लार्ज स्केल पे इसका यूज हो सकता है। तो मेंस में इसके चैलेंजेस और कंसर्न्स पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स लिखा जा सकता है। सिमिलरली जो पहला आर्टिकल था इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, and with this I would like to conclude today's session. Thank you all for participating.